सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 21 अक्टूबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो आज का पहला प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि अभी हाल ही में 2025 को शहरी विकास वर्ष किसने घोषित किया है? तो आंसर होगा गुजरात ने। तो अभी गुजरात सरकार ने 2025 को शहरी विकास वर्ष के रूप में घोषित किया है। एक्चुअली में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे तब उन्होंने 2005 में गुजरात में एक परियोजना शुरू की थी, सुव्यवस्थित शहर विकास परियोजना। तो उसी के अभी 20 साल होने के उपलक्ष्य में अभी गुजरात सरकार ने 2025 को शहरी विकास वर्ष के रूप में घोषित किया है। और इसी के साथ अभी गांधीनगर नगर निगम को सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार दिया गया और सूरत को पहला निर्मल गुजरात पुरस्कार दिया गया। और अब से हर साल 12 अक्टूबर को गुजरात में शहरी विकास दिवस के रूप में मनाया जाएगा। अच्छा, इसी तरह से आपको दिखाता हूं कि हम रिवाइज करते हैं कि 2025 को और किस रूप में हम मना रहे हैं। तो AICTE ने 2025 को ईयर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रूप में घोषित किया। यूनाइटेड नेशन ने 2025 को क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया था। यूनाइटेड नेशन ने ही 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया। यूनाइटेड नेशन ने ही 2025 को शांति और विश्वास का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया और नेपाल ने 2025 को विशेष पर्यटन वर्ष घोषित किया था। रक्षा मंत्रालय ने 2025 को सुधारों का वर्ष ईयर ऑफ रिफॉर्म्स के रूप में घोषित किया था। भारत और स्पेन 2026 को दोहरे वर्ष संस्कृति, पर्यटन और AI वर्ष के रूप में मनाएंगे। यूनाइटेड नेशन ने 2025 को ग्लेशियर संरक्षण वर्ष के रूप में घोषित किया था और UAE ने 2025 को समुदाय का वर्ष ईयर ऑफ कम्युनिटी के रूप में घोषित किया। इसरो ने 2025 को गगनयान वर्ष के रूप में घोषित किया और यूनाइटेड नेशन ने 2026 को अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष के रूप में घोषित किया। अरुणाचल प्रदेश ने 2025 से 2035 तक की अवधि को जल विद्युत का दशक घोषित किया था। ठीक है, तो ये सारे 2025 को हम जिस जिस रूप में मना रहे हैं वो मैंने आपको सब कुछ रिवाइज करवा दिया। ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि साउथ एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप का शुभंकर क्या है, मैस्कॉट क्या है? तो आंसर होगा दलमा। तो साउथ एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 की हम बात कर रहे हैं। ये भी 24 अक्टूबर को शुरू होगा, 26 अक्टूबर तक चलेगा। चौथा एडिशन है इस बार। कहाँ पर होगा? रांची, झारखंड में होगा और इसका मैस्कॉट शुभंकर है दलमा। ये यहाँ का जो राजकीय पशु है उससे प्रेरित एक हाथी है जो राज्य की शक्ति, सौम्यता और खेल भावना का प्रतीक है। आपको बता दूं, इससे पहले ये जो चैंपियनशिप है ये 2008 में आयोजित हुई थी। इस बार अब 2025 में हो रही है, चौथा संस्करण है और आयोजन करेगा साउथ एशियन एथलेटिक्स फेडरेशन, जिसकी स्थापना होती है 1993 में और प्रेसिडेंट है डॉक्टर ललित बहनोत। अब देखो मैस्कोट वाला प्रश्न आ गया, शुभंकर। तो 2025 में क्या क्या शुभंकर हमने पढ़े करंट अफेयर्स में वो मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। एक आपको याद होगा 38 नंबर के नेशनल गेम्स हुए थे 2025 में उत्तराखंड में, उसका मैस्कोट था मौली। और पहली बार जो अभी खो खो वर्ल्ड कप हुए थे, ये सारे 2025 वाले रिवाइज करवा रहा हूँ मैं, है ना। अभी जो पहली बार खो खो वर्ल्ड कप हुए थे भारत ने होस्ट किया था, भारत में भी कहा नई दिल्ली में, उसका मैस्कॉट क्या था? तेजस और तारा, जो कि हिरन को रिप्रेजेंट करते हैं। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का दूसरा एडिशन हुआ नई दिल्ली में, मैस्कॉट रहा उज्ज्वला जो रिप्रेजेंट करता है गौरैया को। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 सातवां एडिशन था, बिहार में हुए थे, मैस्कॉट रहा गजसिम्हा। 12वां वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप ये भारत में हुआ था नई दिल्ली में और पहली बार इसकी मेजबानी भारत ने की थी। इसका शुभंकर था विराट, जो कि एक कृत्रिम ब्लेड युक्त टांग वाला युवा हाथी था। ब्रांड एम्बेसडर कंगना रनौत थी। एशिया रग्बी अंडर 27 चैंपियनशिप 2025 ये बिहार के राजगीर में हुआ था और उसका मैस्कॉट अशोक था जो रिप्रेजेंट करता है खरगोश को। खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल हुए थे पहली बार, अभी श्रीनगर की डल झील में हुए थे, मैस्कॉट था हिमालयन किंगफिशर। और 12वां मेंस एशिया हॉकी कप 2025 राजगीर बिहार में हुए थे और उसका मैस्कॉट चांद था। चांद क्या है? बिहार के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के बाघ से ये प्रेरित था, मतलब बाघ था। और अभी जो 11वां एशियन एक्वेटिक चैंपियनशिप 2025 हुआ था भारत में अहमदाबाद में, उसका मैस्कॉट था जलवीर। ठीक है, तो ये सभी मैस्कॉट इसी साल हमने पढ़े हैं, मैंने एक साथ आपको रिवाइज करवा दिए, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि 11वें इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल ये कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? तो आंसर होगा चंडीगढ़ में। हम बात करें इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2025 की, इस बार इसका ये 11वां एडिशन होगा।
ये दिसंबर के महीने में होगा, 6 से लेकर 9 दिसंबर तक। कहाँ पर? चंडीगढ़ में होगा। और थीम क्या होगी? विज्ञान से समृद्धि आत्मनिर्भर भारत के लिए। ये इस बार मैंने कहा 11वां एडिशन होगा। पहला एडिशन इसका 2015 में हुआ था नई दिल्ली में, हर साल होता है ये। और आयोजन करने का उद्देश्य तो देश की वैज्ञानिक उपलब्धियों को प्रदर्शित करना और व्यापक जन भागीदारी को प्रेरित करना। इसका आयोजन करता है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। ठीक है, इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल है ये। अच्छा, इसी तरह से कुछ फेस्टिवल्स मैं आपको रिवाइज करवाता हूँ। अभी पोसान पोया महोत्सव मनाया गया था श्रीलंका में। इसी तरह से वैशाख पोया उत्सव भी होता है श्रीलंका में। बोनालू उत्सव तेलंगाना में मनाया जाता है। कट्टारागामा एसाला महोत्सव श्रीलंका में। महाराष्ट्र ने गणेशोत्सव को राज्य उत्सव घोषित किया। गवरी या राई महोत्सव भील समुदाय के द्वारा मनाया जाता है राजस्थान में। पहला बिम्स्टेक पारंपरिक संगीत महोत्सव भारत में मनाया गया था नई दिल्ली के भारत मंडपम में। बसोहली महोत्सव जम्मू कश्मीर में रामायण की थीम पर मनाया गया इस बार। और मारबत महोत्सव नागपुर महाराष्ट्र में। नुआखाई फेस्टिवल उड़ीसा। पट्ट उत्सव जम्मू कश्मीर। कर्मा पूजा फेस्टिवल झारखंड। बथुकम्मा फेस्टिवल तेलंगाना। जास्कर महोत्सव लद्दाख में। ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 20 अक्टूबर को। तो वर्ल्ड स्टैटिस्टिक डे ये 20 अक्टूबर को मनाया जाता है और ये हर 5 साल में एक बार मनाते हैं। पहली बार 2010 में मनाया, दूसरी बार 2015, तीसरी बार 2020, अभी चौथी बार 2025 में मनाया। तो इस बार हमने कहा ये चौथी बार हम वर्ल्ड स्टैटिस्टिक डे के रूप में मना रहे हैं 2025 को 20 अक्टूबर को। तो इम्पॉर्टेंट रहेगा प्रश्न। और थीम भी है। थीम क्या है? सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण आंकड़े और डेटा, ड्राइविंग चेंज विद क्वालिटी स्टैटिस्टिक एंड डेटा फॉर एवरीवन। और भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस नेशनल स्टैटिस्टिक डे आप जानते हो 29 जून को होता है। पीसी महालनोबिस की जयंती को, जिन्हें हम फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक कहते हैं, जिसकी थीम थी 75 ईयर्स ऑफ नेशनल सैंपल सर्वे। और ये वर्ल्ड स्टैटिस्टिक डे है। ठीक है, तो ये ज़रूर याद रखिएगा। 5-5 साल में आता है, तो इस बार आया। अब अगली बार 2030 में जाकर के मनाएंगे, तो इसकी थीम और ये कब मनाते हैं ये दोनों याद रखना। बाकी अक्टूबर में कौन कौन से डेज हमने मनाए एक बार मैं आपको रिवाइज करवा दूं। तो 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस, इंटरनेशनल कॉफ़ी डे और वर्ल्ड वेजिटेरियन डे मनाया। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस और स्वच्छ भारत दिवस। 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस। 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस और वर्ल्ड टीचर डे। 6 अक्टूबर को विश्व पर्यावरण दिवस, वर्ल्ड हैबिटेट डे, जो कि अक्टूबर के पहले सोमवार को होता है। 7 अक्टूबर को वर्ल्ड कॉटन डे। 8 अक्टूबर को इंडियन एयरफोर्स डे। 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस और नेशनल पोस्टल डे। और 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस और विश्व पक्षी प्रवासी दिवस। 13 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस मनाया। 14 अक्टूबर को विश्व मानक दिवस, वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे। 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस। 16 अक्टूबर को वर्ल्ड एनेस्थीसिया डे और विश्व खाद्य दिवस। 17 अक्टूबर को गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया था। तो ये अक्टूबर के डेज हम मनाए, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे कि अभी हाल ही में कटी बिहू उत्सव ये कहाँ मनाया गया? तो आंसर होगा असम में। तो कटी बिहू, जिसे कोंगाली बिहू भी कहते हैं, असम में मनाया जाने वाला एक फसल उत्सव है जो कि अक्टूबर में मनाया जाता है। तो इस त्यौहार के दौरान लोग अपने घरों के आंगन में तुलसी के पौधे के पास और धान के खेतों में दीपक जलाते हैं और अच्छी फसल और परिवार की समृद्धि की कामना करते हैं। आपको बता दो, एक बार इसी तरह का प्रश्न एसएससी में पूछा गया था कि ये जो कटी बिहू उत्सव है, इसमें जो दीपक है किस पौधे के सामने लगाया जाता है? तो आंसर वहाँ पे तुलसी था। इस तरह का प्रश्न भी आ जाता है देखो एग्जाम में। और आपको बता दूं, इस समय के दौरान आमतौर पर किसानों के अन्न भंडार खाली रहते हैं, इसीलिए इसको कोंगाली बिहू या गरीब बिहू के नाम से भी जानते हैं। तो ये त्यौहार फसलों की नई बुआई और रोपाई के पूरा होने को दर्शाता है। और इसी तरह से बोहाग बिहू भी मनाते हैं, जो कि अप्रैल में मनाते हैं। ये नए साल और बीज बोने के समय का प्रतीक होता है। और एक माघ बिहू होता है जो कि जनवरी में मनाया जाता है। ये फसल कटाई के अंत का प्रतीक होता है। तीनों तरह के ये जो बिहू उत्सव है असम में मनाए जाते हैं, कटी बिहू, बोहाग बिहू और माघ बिहू। अब असम में मनाए जाते हैं, तो ये रहा मैप में असम। असम ले चलते हैं आपको। असम की कैपिटल दिसपुर हो गई। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा। गवर्नर हो गए लक्ष्मण प्रसाद आचार्य।
राजकीय पशु एक सींग वाला गेंडा हो गया, राजकीय पक्षी हो गया व्हाइट विंग्ड वुड डक, वृक्ष है होलोंग, पुष्प है फॉक्सटेल ऑर्किड, फल है काजी नींबू। यहाँ का लोक नृत्य हो गया बिहू, बगरुम्बा और भोर, और शास्त्रीय नृत्य सतरिया हो गया क्लासिकल डांस। त्योहार में बिहू उत्सव होता है, वांचुआ महोत्सव हो गया, बेखो उत्सव हो गया। और असम का 7वां नेशनल पार्क था दिहिंग पटकई नेशनल पार्क। बाकी 6 कौन से हैं? रायमोना नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, डिब्रू शिखुआ नेशनल पार्क, औरंग नेशनल पार्क। भारत का पहला तेल का कुआं कहाँ पर खोजा गया था? डिगबोई असम में। भारत का सबसे लंबा पुल है भूपेन हजारिका, यूँ कहेंगे भारत का सबसे लंबा नदी पुल भूपेन हजारिका, डोला सादिया पुल भी कहते हैं। लंबाई है 9.15 किलोमीटर, लोहित नदी पर बनाई है। उसके अलावा कुछ करंट अफेयर्स देखें असम से, तो असम ये देश का पहला राज्य होगा जिसके पास अपना स्वयं का उपग्रह होगा जिसका नाम असम सेट है। टाइम मैगजीन की वुमेन्स ऑफ द ईयर 2025 की सूची में किस भारतीय महिला को शामिल किया गया? असम की डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को। और असम ये भारत का पहला राज्य बन गया जिसने बायो E3 पॉलिसी को अपनाया। उसके अलावा मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान यहाँ शुरू हुआ। इंडियन आर्मी और असम पुलिस ने मिलकर ऑपरेशन गोस्ट सिम लॉन्च किया। गज मित्र नाम से एक पहल शुरू की थी असम ने। और भारत का पहला एक्वाटेक पार्क को असम में लॉन्च किया गया। मुख्यमंत्री जीवन अनुप्रेरणा योजना यहाँ शुरू हुई थी। मुख्यमंत्री निजुत मोइना असोनी 2.0 योजना शुरू हुई। ऑपरेशन फॉल्कन यहाँ पे शुरू हुआ था गेंडों के अवैध शिकार नेटवर्क को खत्म करने के लिए। भारत का 22वां IIM ये स्थापित किया जाएगा गुवाहाटी में। समन्वय शक्ति 2025 हुआ था असम और मणिपुर में, इंडियन आर्मी ने आयोजित किया। असम में भारत का पहला वल्चर कंजर्वेशन पोर्टल लॉन्च हुआ। असम में एक नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स की शुरुआत की गई, इसका नाम बोगेश्वर बरुआ के नाम पे रखा गया, जो कि असम के पहले व्यक्ति जिन्हें अर्जुन अवार्ड मिला था। भारत का पहला बैम्बो बेस्ड बायो रिफाइनरी ये असम राज्य के नुमालीगढ़ में बनाया जा रहा है। ठीक है, तो असम से बनने वाले ये सारे करंट अफेयर्स के प्रश्न हमने देखे। ध्यान में रखना, अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी राज्य खनन तत्परता सूचकांक स्टेट माइनिंग रेडनेस इंडेक्स 2025 की माइनिंग रिच कैटेगरी में कौन टॉप पर है? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश। एक्चुअली में अभी खनन मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने पहली बार स्टेट माइनिंग रेडनेस इंडेक्स 2025 जारी किया है। ये इंडेक्स मेजर करता है कि कौन सा स्टेट अपने खनिजों यानी कि मिनरल्स को ज़्यादा एफिशिएंटली और सस्टेनेबली तरीके से मैनेज और प्रोड्यूस कर रहा है। इस इंडेक्स की शुरुआत भारत सरकार ने यूनियन बजट 2025-26 में की थी और अब इसे जारी किया है। इस इंडेक्स को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। पहली कैटेगरी है कैटेगरी ए में हम बात कर रहे हैं मिनरल रिच स्टेट्स की, यानी कि खनिज समृद्ध राज्यों की जिनके पास मिनरल्स ज़्यादा हैं। कैटेगरी बी में बात कर रहे हैं मॉडरेटली एंडोड स्टेट्स की, यानी कि मध्यम रूप से संपन्न राज्यों में जिनके पास मिनरल्स मध्यम रेंज में है। और तीसरी कैटेगरी है कैटेगरी सी लो एंडोमेंट स्टेट, कम बंदोबस्ती वाले राज्य जिनके पास मिनरल्स कम मात्रा में है। तो हमने प्रश्न में भी रिच कैटेगरी की बात की है, मिनरल रिच स्टेट्स की बात की है, यानी कि कैटेगरी ए की। तो इसमें टॉप पर मध्य प्रदेश है, दूसरे पे राजस्थान है, तीसरे पे गुजरात है। बाकी अगर कैटेगरी बी की बात करते हैं मध्यम रूप से संपन्न राज्यों में, तो पहले स्थान पे गुजरात है, फिर दूसरे पे उत्तर प्रदेश है, तीसरे पे असम है। तीसरी कैटेगरी में यानी कि जिनके पास बहुत कम मात्रा में मिनरल्स अवेलेबल है, तो ऐसे में पहले स्थान पर पंजाब है, दूसरे पे उत्तराखंड है, तीसरे पे त्रिपुरा है। अच्छा, एक प्रश्न अब मैं आपसे पूछता हूँ। इसी साल हमने देखा कि हमने टोटल 5 खनिजों को मेजर मिनरल्स प्रमुख खनिजों के रूप में वर्गीकृत किया, क्लासिफाइड किया। वो कौन कौन से खनिज हैं, वो कौन कौन से मिनरल्स हैं? इसका उत्तर आप लोग देंगे कमेंट बॉक्स में। हम अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी हाल ही में वी राइज नाम से एक पहल को किसने शुरू किया है? तो आंसर होगा नीति आयोग ने। तो अभी नीति आयोग ने वी राइज नाम से एक इनिशिएटिव, एक पहल को शुरू किया। नीति आयोग के वुमेन एंटरप्राइजेज प्लेटफॉर्म ने डीपी वर्ल्ड कंपनी के साथ मिलकर के इसको लॉन्च किया। लॉन्च करने का उद्देश्य क्या है? महिलाओं के द्वारा चलाए जा रहे MSMEs को ग्लोबल मार्केट तक पहुंचाना। तो इसमें होगा क्या? महिलाओं के द्वारा चलाए जा रहे MSMEs को मेंटरशिप और बिजनेस सपोर्ट दिया जाएगा ताकि वे अपने प्रोडक्ट्स को ग्लोबली बेच सके। उन्हें उनके प्रोडक्ट्स की ब्रांडिंग के साथ साथ फाइनेंस और लॉजिस्टिक में भी मदद की जाएगी। तो मेन उद्देश्य यही है, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को ग्लोबल सप्लाई चेन से जोड़ना। तो वीर राइज ये पहल है, इसको नीति आयोग ने शुरू किया, ये आप ध्यान रखिएगा। वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट करने के लिए है ये पहल, एक लाइन में ऐसे याद रख लो।
नीति आयोग की बात कर लें। नीति मतलब होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसके अध्यक्ष होते हैं जो भारत के प्रधानमंत्री यानी कि नरेंद्र मोदी। उपाध्यक्ष हैं डॉक्टर सुमन के बेरी। सीईओ हैं बीवीआर सुब्रमण्यम। कुछ और प्रश्न बनते हैं क्या नीति आयोग से, एक बार देखते हैं। नीति आयोग ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स 2023-24 के अनुसार भारत का स्कोर दिया था 71। उसमें टॉप पे उत्तराखंड और केरल था। नीति आयोग के महिला उद्यमिता चैप्टर में शामिल होने वाला पहला राज्य बना था तेलंगाना। नीति आयोग के पहले राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में टॉपर उड़ीसा है। नीति आयोग ने किसकी अध्यक्षता में एम्स के आधुनिकीकरण के लिए समिति का गठन किया? वीके पॉल। फ्रंटियर टेक हब इसको शुरू किया नीति आयोग ने, जिसका उद्देश्य है क्वांटम कंप्यूटिंग को विकसित करना। नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य बनाया गया राजीव गौबा को। नीति आयोग ने ट्रेड वॉच नाम से एक रिपोर्ट जारी की। नीति आयोग के अनुसार भारत जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। नीति आयोग के उत्तर पूर्वी क्षेत्र सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2023-24 में कौन सा जिला टॉप पर रहा? हनतियाल, जो कि मिजोरम का है। पहला इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स किसने जारी किया? नीति आयोग ने। और वर्क फॉर विकसित भारत पोर्टल को भी नीति आयोग ने शुरू किया था। तो ये सभी प्रश्न बनेंगे नीति आयोग से, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे, हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल ने कहां 2 दिवसीय क्षेत्रीय खोज और बचाव अभ्यास रीसैरेक्स 2025 का आयोजन किया? तो आंसर होगा कर्नाटक। तो एक्सरसाइज का नाम है रीसैरेक्स 2025, मतलब रीजनल रिसर्च एंड रेस्क्यू एक्सरसाइज। हिंदी में बोलोगे क्षेत्रीय खोज और बचाव अभ्यास, जिसका आयोजन किया इंडियन कोस्ट गार्ड ने। 8 से लेकर 9 अक्टूबर तक हुआ था। ये कहाँ पर हुआ? ये कर्नाटक में मंगलुरु के पनम्बुर तट के पास अरब सागर में। आयोजन करने का उद्देश्य समुद्र में बड़े पैमाने पर बचाव कार्यों को संभालने में सभी समुद्री खोज और बचाव हितधारकों के बीच सामूहिक तैयारी और समन्वय का मूल्यांकन करना और उसे बढ़ावा देना। आयोजन किया इंडियन कोस्ट गार्ड ने, भारतीय तटरक्षक बल ने। उसके बारे में जानते हैं। इसकी स्थापना होती है 1 फरवरी 1977 और इसकी स्थापना किस समिति की सिफारिश पे होती है? तो रुस्तम जी समिति। और भारतीय तटरक्षक बल के पहले जहाज का नाम है ICGS कुठार। पहले महानिदेशक थे VA कामत, अभी 26वें नंबर के हैं। परमेश शिवमणि उनका नाम है। और भारतीय तटरक्षक बल उड़ीसा के तट पर ऑलिव रिडले कछुओं की सुरक्षा के लिए हर साल कौन सा ऑपरेशन चलाता है? ऑपरेशन ओलिविया। इंडियन कोस्ट गार्ड का मुख्यालय नई दिल्ली में है। आदर्श वाक्य होता है वयम रक्षाम। कुछ प्रश्न अगर देखें कि इंडियन कोस्ट गार्ड किन किन कारणों से न्यूज़ में है, तो समुद्र प्रताप क्या है? भारत का पहला प्रदूषण नियंत्रण पोत है। इसको गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया है भारतीय तटरक्षक बलों के लिए। पहला था समुद्र प्रताप और दूसरा है समुद्र प्रचेत। सागर कवच अभ्यास का आयोजन भी इंडियन कोस्ट गार्ड ने किया था पश्चिम बंगाल में। और भारतीय तटरक्षक जहाज है शूर। इसने किस देश में आयोजित नेवडेक्स और आइडेक्स 2025 अभ्यास में हिस्सा लिया था? UAE में हुआ था ये। जामाता अभ्यास भारत और जापान के कोस्ट गार्ड्स के बीच में हुआ था। ये चेन्नई में हुआ अभी। भारतीय तटरक्षक बल के लिए पहला स्वदेशी हॉवरक्राफ्ट एयर कुशन व्हीकल ये कौन बना रहा है? गोवा की चोगुले एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड बना रही है। चौथे तटरक्षक वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ अभी रोम इटली में। किसकी सह अध्यक्षता से? जापान आंसर होगा। ठीक है, तो इन सब कारण से अभी भारतीय तटरक्षक बल न्यूज में है, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि हाल ही में इच्छा मृत्यु को वैध बनाने वाला पहला लैटिन अमेरिकी देश कौन सा बन गया है? तो आंसर होगा उरुग्वे। तो उरुग्वे कानून के माध्यम से इच्छा मृत्यु को वैध लीगल बनाने वाला पहला लैटिन अमेरिकी देश बन गया है। मतलब अगर कोई व्यक्ति किसी ऐसी लाइलाज बीमारी से पीड़ित है जिसमें उसे बहुत कष्ट होता हो और वो अब उसके लिए असहनीय हो चुका हो, तो फिर उसे उस कष्ट से मुक्ति दिलाने के लिए जानबूझकर उसकी सहमति से उसका जीवन समाप्त कर दिया जाएगा। और ऐसा लीगल हो चुका है कहाँ पर? उरुग्वे में। अच्छा, एक प्रश्न आपके मन में आ सकता है कि इच्छा मृत्यु को वैध बनाने वाला, लीगल बनाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा था? तो आंसर होगा नीदरलैंड था। अभी उरुग्वे की बात हो रही है, तो ये रहा मैप में उरुग्वे। कैपिटल मॉन्टेविडियो होती है, करेंसी है उरुग्वेन पेसो और प्रेसिडेंट है यमांडू और सी। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में क्रिकेट के सभी प्रारूपों में, सभी फॉर्मेट में 50 मैच खेलने वाले पहले भारतीय तेज गेंदबाज कौन बन गए? तो आंसर होगा जसप्रीत बुमराह। तो अभी हाल ही में जसप्रीत बुमराह क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में, टेस्ट में, वनडे में और T20 में 50-50 मैच खेलने वाले पहले भारतीय तेज गेंदबाज बन गए हैं।
उन्होंने ये उपलब्धि अभी वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच के दौरान हासिल की, जो कि उनका 50वां टेस्ट मैच था। कहाँ हुआ था? अरुण जेटली स्टेडियम, नई दिल्ली में। और इस तरह से क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में 50-50 मैचेस खेलने वाले ये पहले भारतीय तेज गेंदबाज बन गए हैं। कौन? जसप्रीत बुमराह का नाम याद रखना है। बाकी ये थी आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। कमेंट करके जरूर बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियोस को सपोर्ट जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में शेयर करके। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। बाकी चलो अभी कल का भी हम करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन कर लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल पहला प्रश्न पूछा था, IUCN का नवीनतम सदस्य बन गया है आर्मेनिया। और चर्चा में रही देश की पहली हाइपरसोनिक मिसाइल कौन सी है? तो आंसर होगा ध्वनि। किसने विश्वास योजना शुरू की? तो आंसर होगा EPFO। खान मंत्रालय ने किसे प्रमुख खनिज के रूप में वर्गीकृत किया? चूना पत्थर को। आज मैंने 5 नाम आपसे पूछे जिन्हें 2025 में क्लासिफाई किया गया मेजर मिनरल्स के रूप में। एक मैंने आपको बता दिया, लाइमस्टोन, बाकी 4 आप बताओगे। भारत की किस अफ्रीकी देश के साथ पहली संयुक्त रक्षा सहयोग बैठक हुई? इथोपिया। और रावू बाला सरस्वती देवी का निधन हो गया, वे किस दक्षिण भारतीय सिनेमा की पहली पार्श्व गायिका थी? तेलुगु। और भारत ने CGM 137 संदूषण से निपटने के लिए किस देश को प्रशियन ब्लू कैप्सूल भेंट की? इंडोनेशिया। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक 85। और संकटग्रस्त प्रजातियों की नवीनतम IUCN लाल सूची के अनुसार कितनी प्रजातियां विलुप्त होने की कगार पर है? तो 48,646। और आखिरी प्रश्न था कि AR रहमान ने सीक्रेट माउंटेन बैंड लॉन्च करने के लिए किसके साथ समझौता किया? तो आंसर होगा गूगल क्लाउड। बाकी चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल आपसे पूछा था, भारत में पहली बार विश्व सी फूड कांग्रेस 2026 का आयोजन ये कहां पर होगा? तो आंसर होगा चेन्नई। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न।